हेलो किड्स। अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में अपन ने देखा कि किस तरीके से फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर का क्या काम होता है। और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में अपन ने अलग अलग टूल्स की बात की। उसके बाद में अपन ने स्टेप्स की बात की जिनमें कि इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए और क्लोनिंग वेक्टर और इन सब का कार्य अपन ने बात की थी। फिर अपन ने देखा कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है और उस क्लोनिंग वेक्टर वाली चैप्टर में अपन ने देखा था कि फीचर्स क्या क्या होते हैं क्लोनिंग वेक्टर का। और यहाँ पर अपन ने जो एक एग्जाम्पल लिया था वो लिया था प्लास्मिड का। तो एक बार आपको, क्योंकि ये नया लेक्चर है, तो एक बार आपको रिकॉल करने के लिए मैं एक बार वापस से बता देती हूँ कि अगर हिंदी के बच्चे हैं तो वाहक वे डीएनए के अणु हैं जिसमें बाहरी डीएनए या जिसको फॉरेन डीएनए हम बोलते हैं को प्रविष्ट कराने पर अपने साथ वाहित करते हैं। तो वेक्टर को वाहक डीएनए भी कहते हैं। तो प्रकृति और तथा स्रोत के आधार पर वेक्टर का कार्य प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड जिसे अपन बोलते हैं तथा फेजमिड के द्वारा किया जा सकता है। और यहाँ पर अपन जो आज एग्जाम्पल ले रहे हैं वो प्लाज्मिड का ले रहे हैं। अगर अपन प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड क्या है, आपने यहाँ पर जो डायग्राम अपन ने देखा भी था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्लाज्मिड, यहाँ पर ये आपको प्लाज्मिड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और इधर भी अगर अपन डायग्राम में बात करें तो यहाँ पर यहाँ आपको ये दिख रहा है, या ये रहा आपके बैक्टीरिया सेल और ये बैक्टीरिया सेल में आपको ये प्लाज्मिड नजर आ रहा है। तो अपन बात कर रहे हैं प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, प्लाज्मिड बाह्य गुणसूत्र है जिनमें डीएनए द्विरज्जु की वृत्ताकार होता है। इन्हें अतिरिक्त गुणसूत्र या जिसको अपन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या लघु गुणसूत्र जिन्हें मिनी क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये एक प्रकार की स्वायत्त रचनाएं हैं जिनमें स्वयं प्रतिलिपिकरण जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं एवं स्वयं नियंत्रण की क्षमता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के परपोषक गुण जैसे कि प्रतिजैविक जिसे एंटीबायोटिक बोलते हैं, भारी धातु प्रतिरोधिता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और बैक्टीरियोसिन तथा टॉक्सिन उत्पादन प्लाज्मिड के द्वारा ही विशिष्टीकृत होती है। प्रकृति रूप में पाए जाने वाले प्लाज्मिड को पात्र अध्ययन तकनीकी या इन विट्रो टेक्निक द्वारा रूपांतरित कर सकते हैं। तो एक प्लाज्मिड को उपयुक्त क्लोनिंग वाहक मान सकते हैं। इसके लिए हमें निम्न जो लक्षण हैं वो होने चाहिए, जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं इधर कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक क्लोनिंग वेक्टर के। इसको कोशिका से पृथक किया जा सके, एक अथवा अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एकल रेस्ट्रिक्शन स्थल उपस्थित हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट है और आपको यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिख रहा है, सेलेक्टेबल मार्कर दिख रहे हैं। इन रेस्ट्रिक्शन स्थलों पर बाहरी डीएनए को प्रविष्ट कराने पर इसमें गुणों में परिवर्तन नहीं हो, इसको पुनः बैक्टीरिया में प्रविष्ट कराया जा सके और ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलने चाहिए बल्कि बैक्टीरिया के अंदर होने चाहिए। तो जब अपन ने फीचर्स की बात की थी तो अपन ने देखा था कि क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, सो दैट इट कैन रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। इसके अलावा हैव अ रेस्ट्रिक्शन साइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट जिससे कि इंसर्शन हो सके टारगेट डीएनए का, फॉर द इंसर्शन ऑफ टारगेट डीएनए। इसके अलावा इसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि विथ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए दैट फैसिलिटेट स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म। स्मॉल इन साइज होना चाहिए, शुड बी स्मॉल इन साइज, जिससे कि क्या होगा इजीली ये इंटीग्रेट कर सके इनटू द होस्ट सेल, सो दैट इट कैन इजीली इंटीग्रेट इनटू होस्ट सेल। ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए ऑफ इंसर्टिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। इट शुड पॉजेस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, MCS जिसे बोल रहे हैं। और इट शुड बी कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सिस्टम। से ये अपन बात भी कर चुके थे, लेकिन अब एक एक का अपन क्या जरूरत है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की क्या जरूरत है, सेलेक्टेबल मार्कर की क्या जरूरत है, प्रमोटर की क्या जरूरत है,
इसका क्या जरूरत है, इसकी अपन आज बात करते हैं, एलिमेंट्स इन प्लाज्मिड वेक्टर। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्यों जरूरत है, ए रिक्वायर्ड सीक्वेंस और एलिमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर आपको डायग्राम में प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड कहाँ होता है ये भी पता किया है अपन ने, बताया आपको, ठीक है। तो अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई जिसे अपन बोलते हैं, ए रिक्वायर्ड सीक्वेंस और एलिमेंट ऑन द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड पर ही है, फॉर इट्स रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट। तो ये क्या है, ये क्यों जरूरी है, ताकि रेप्लिकेशन हो सके होस्ट के अंदर, रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट। तो ए रिक्वायर्ड सीक्वेंस और एलिमेंट ऑन द प्लाज्मिड फॉर इट्स रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट। फिर नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्टेबल मार्कर की क्या जरूरत है, उसके लिए पहले अपन एक डायग्राम ये देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की क्या जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लाज्मिक वेक्टर विल कैरी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यहाँ आप देख सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं एम्प-आर या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, कि एम्पिसिलिन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। These gene allow researcher to detect whether a bacterial cell took up the plasmid with their gene। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको दो बैक्टीरिया दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 बैक्टीरिया और यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर 2 बैक्टीरिया। तो यहाँ पर देखिए सेल्स दैट डू नॉट टेक अप द प्लाज्मिड, यहाँ पर आपको प्लाज्मिड नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर प्लाज्मिड है, ठीक है। तो अगर इनमें प्लाज्मिड नहीं है, सेल्स दैट डू नॉट टेक अप द प्लाज्मिड विल नॉट हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि आप यहाँ पर प्लाज्मिड जो है यहाँ पर क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो जो बैक्टीरियल सेल जिनके पास प्लाज्मिड नहीं है उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। सेल्स दैट डू नॉट टेक अप द प्लाज्मिड विल नॉट हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और जब when plated on dish that contains an antibiotic, और जब इनको ग्रो किया जाता है, इन बैक्टीरिया को अगर ग्रो किया जाता है उस पेट्री डिश में जहां पर एंटीबायोटिक है, इसमें एंटीबायोटिक है, तो क्या होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो सेल विल नॉट सर्वाइव एंड विल नॉट ग्रो। अब सेकेंड यहाँ आप देखिए कि ये जो बैक्टीरिया है इसमें प्लाज्मिड भी है और प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी है। फिर अगर अपन इनको इस प्लेट पर ग्रो करते हैं जिसमें क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की वजह से ये ग्रो कर लेंगे। तो सेल्स दैट हैव टेकन अप द प्लाज्मिड विल हैव रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, ठीक है, विच एवर द रेजिस्टेंस जीन स्पेसिफाइज, जो भी स्पेसिफिक जीन है। व्हेन प्लेटेड ऑन डिश विद दैट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक सेल्स विद प्लाज्मिड विल ग्रो। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर अगर अपन देखें ये होगा क्या, सेलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पर अ रिक्वायर्ड एलिमेंट फॉर क्लोनिंग टू सेलेक्ट अ होस्ट विच कैरीज द डीएनए कंस्ट्रक्ट, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको जो एग्जाम्पल बताया, सेलेक्टेबल मार्कर्स इन डीएनए कंस्ट्रक्ट ऑफन कंटेन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ये आप सेलेक्टेबल मार्कर जो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑफन कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हैज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगी ऑन द डीएनए कंस्ट्रक्ट, इसीलिए क्या होगा, इट कैन ग्रो इन द मीडियम विद दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। ऑन द अदर एंड, जबकि दूसरी तरफ द होस्ट सेल विदाउट द डीएनए कंस्ट्रक्ट कांट सर्वाइव इन द सेलेक्टिव मीडियम। ये आपकी क्या है, सेलेक्टिव मार्कर, जो आपको यहाँ पर भी समझाया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यहाँ पर आपको दिख रही है मल्टीपल क्लोनिंग साइट क्या क्या काम है। एन एलिमेंट ऑन द प्लाज्मिड फ्रेगमेंट पर ही है, एन एलिमेंट ऑन द प्लाज्मिड फ्रेगमेंट, ठीक है, विच कंटेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स, ठीक है, जिस पर क्या है, विच कंटेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट टू अलाउ डीएनए इंसर्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है जो अलाउ करेंगी डीएनए इंसर्शन को, ठीक है। कॉम्पेटिबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट ऑन द एमसीएस, जो कॉम्पेटिबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, जगह को काटना, तो कंपेटिबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होंगी कट करेंगी ऑन द एमसीएस ऑफ द प्लाज्मिड मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ये स्ट्रक्चर ही किसका है, ये प्लाज्मिड का ही है। और इसमें क्या क्या
एरिया है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। एंड डीएनए इंसर्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्टेप ऑफ द क्लोनिंग, ठीक है। तो कॉम्पिटिबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होंगे वो कट करेंगे ऑन मल्टीपल क्लोनिंग साइट ऑफ प्लाज्मिड, और यहाँ पर क्या होगा, एंड डीएनए इंसर्ट होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्टेप ऑफ क्लोनिंग। नेक्स्ट है कौन सा, प्रमोटर। तो प्रमोटर रीजन का क्या काम है, प्रमोटर रीजन वो रीजन है विच ड्राइव्स द प्रोटीन एक्सप्रेशन ऑफ द क्लोन्ड डीएनए, प्रोटीन एक्सप्रेशन होगा ऑफ द जो भी क्लोन्ड डीएनए उसका, विच ड्राइव्स द प्रोटीन एक्सप्रेशन ऑफ द क्लोन डीएनए। फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको प्रोटीन टैग नजर आ रहा है, प्रोटीन टैग का क्या काम है, ये क्या है, ए पर्टिकुलर सीक्वेंस है विच प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन एंड विथ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। जो क्या करेंगी, ए पर्टिकुलर सीक्वेंस है विच प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन विथ स्पेसिफिक फंक्शन, उसका स्पेसिफिक काम होगा, एंड इट इज यूजुअली अटैच टू द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन टैग इज ल्यूसीफरेज और जीएफपी टू मॉनिटर और क्वांटिफाई द प्रोटीन। फिर एक है रीजन जो है पॉलीएडाइलेशन सिग्नल, यहाँ पर पॉली सिग्नल दिख रहा है, पॉलीएडाइलेशन सिग्नल, ये क्या है, एन एलिमेंट कंटेनिंग पॉली ए विच इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन। तो बच्चों ये अपन ने जो भी बात की, अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया, टूल्स देखे कि भाई उसमें सेल कल्चर चाहिए होता है, उसके अलावा एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और क्लोनिंग वेक्टर्स चाहिए होते हैं। फिर अपन आगे बढ़े, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। फिर अपन ने एक एग्जाम्पल लिया प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ होता है, फिर प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए फॉरेन डीएनए कहाँ पर इंसर्ट होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये अपन ने आज बात को आज यहाँ तक अपन लाए हैं कि प्लाज्मिड में कौन कौन से रीजन्स होते हैं और उसका क्या क्या काम होता है, उसकी अपन ने बात की। इसके अलावा प्लाज्मिड जो है वो सिंगल कॉपी प्लाज्मिड भी हो सकता है, या फिर वो मल्टी कॉपी प्लाज्मिड जिसको एससीपी प्लाज्मिड, एससीपी जो कि सिंगल कॉपी प्लाज्मिड होता है, और एक होता है एमसीपी जो कि मल्टी कॉपी प्लाज्मिड के रूप में हो सकते हैं। और कुछ प्लाज्मिड जो है विश्रामीय प्रतिलिपि नियंत्रण या रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन कंट्रोल के अंतर्गत होते हैं, जिससे इनकी संख्या हजारों में हो सकती है। वृत्ताकार प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा इच्छित स्थल पर विभक्त कर सकते हैं। इस विभक्त स्थल पर बाहरी डीएनए को प्रविष्ट करा सकते हैं। तो अपन ने प्लाज्मिड को आज पढ़ा और इसका क्या रोल है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, उसकी अपन ने आज बात की। आगे अपन पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।